अच्छा जी, तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि हम सीएसएस में जो हमने इंट्रोडक्शन टू सीएसएस हमने देखा था, उसमें हमने सारी क्लासेस देखी। हमने सेलेक्टर देखा, डिक्लेरेशन ब्लॉक देखा, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं, और हमने दो तीन चीज़ों के नेम्स वगैरह देखे। अब हम देखेंगे कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और किस किस तरह हम सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एक और डॉट एच टी एम एल की, डे 2 की, डे 2 डॉट एच टी एम एल। मैंने फाइल बना ली है और उसको मैं गो लाइव पे भी ले आता हूँ। सिंपल, मेरे पास फाइल आ गई है। यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें। बॉयलर प्लेट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैं लिख लेता हूँ CSS डे 2। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक टैग और नया बताऊंगा जिसका नाम है डिफ। डिफ टैग बेसिकली ऐसा टैग है जो कि एक ऐसा समझ लें कि एक ग्रुप का काम करता है। कि अगर मुझे मल्टीपल टैग्स को या एक से ज्यादा टैग्स को किसी चीज में बांधना है तो मैं डिफ का टैग इस्तेमाल करता हूँ। डिफ के टैग की कोई अपनी हाइट नहीं होती, कोई अपनी विड्थ नहीं होती, जबकि वो वैसे देखा जाए तो विड्थ उसकी 100% ऑटोमेटिकली होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन उसकी खुद से कोई ना कलर होता है, ना बॉर्डर होता है, ना कोई और चीज होती है, लाइक अ शेप और टेक्स्ट बॉक्स एमएस वर्ड का। बिल्कुल इस तरह उसके अंदर हम कितनी ही चीजें रख सकते हैं, जितनी भी चीजें रखेंगे वो सारी उस हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। और हाइट उसकी बढ़ती रहती है, वेट उसकी 100% पे होती है, हम उसकी वेट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। डिव का टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पर होता है। ठीक है, तो जाके देखते हैं क्या चेंजेस आई। कुछ भी फर्क नहीं आया, क्योंकि डिफ बेसिकली मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा टैग है जिसकी खुद की कोई चीज नहीं होती जब तक कि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाए। अच्छा जी, तो मैं इसके अंदर H1 लिख देता हूँ। H1, मैं लिख देता हूँ मैं CSS। तो यहाँ पे जिस तरह नॉर्मल CSS होता है, जिस तरह नॉर्मल CSS आता है उस तरह CSS लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर डिफ में रखने का फायदा क्या हुआ? मतलब डिफ बेसिकली खुद है क्या? तो पहले हम डिफ को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे H1 को मिटा देते हैं, सिर्फ डिफ को ओपन एंड क्लोज रखते हैं। और इसके अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है। इसके अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग अभी कर रहा हूं। तो मैंने डिफ के अंदर स्पेस दिया और इसके अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन कर लिया। अब ये एक डिव है, खाली जगह है। सबसे पहले तो ये मुझे नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा या बॉर्डर दे दूंगा जिससे मुझे ये नजर आना शुरू हो। पहले तो मैं पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसका मैंने लिखा भाई बैकग्राउंड कलर, और उसका एक लाइट सा मैंने कलर दे दिया। अभी भी देखूं तो अभी भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी कोई अपनी हाइट और कोई अपनी विड्थ नहीं होती। तो भाई सही है, अगर कोई हाइट विड्थ नहीं है तो हम दे देते हैं। मैंने कहा भाई इसकी विड्थ हो जाए 100 px और हाइट हो जाए हमारी 100 px। बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा। सेम हाइट सेम विड्थ होती है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने इसकी एक 100 px की विड्थ ले ली और 100 px की हाइट ले ली। तो देखिए मेरे पास 100 बाय 100 का एक स्क्वायर आ गया जिसका बैकग्राउंड कलर वही है जो मैंने दिया था। तो डिव बेसिकली है, लेकिन आपको वो नजर नहीं आती जब तक कि आप उसके ऊपर स्टाइलिंग के जरिए उसको किसी तरीके से दिखा ना दो। काम क्या करती है डिव? बेसिकली आप ब्लॉक ऑफ कोड को यानी मल्टीपल टैग्स को अपने अंदर रख के उसको एक ग्रुप बनाती है, एक ग्रुप में बंद करती है, जिसके अंदर रहते हुए आप उस ग्रुप में चेंजेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डिव। डिव एक तरीके का पेरेंट टैग का भी काम करती है। पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग हमारे पास, हम आगे नाम से देखेंगे कि हमारे पास पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग होता है। सिंपल सी इसकी फेनोमेना है कि पेरेंट टैग वो टैग जो जिसके अंदर बाकी के टैग्स हों, और जो अंदर टैग्स होंगे उनको चाइल्ड टैग कहते हैं। किसका? उस पेरेंट टैग का। तो पेरेंट और चाइल्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस डिफ के अंदर H1 को रख दूं तो H1 बेसिकली इस डिफ का चाइल्ड हो जाएगा और ये डिफ H1 का पेरेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब किसी डिफ के अंदर कोई मल्टीपल डिफ्स का होना, तो उस डिफ को वो पेरेंट टैग बना देता है और मल्टीपल डिफ्स जो होती हैं वो सारी उसकी चाइल्ड हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं यहाँ पे अभी H1 की बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS के जरिए इसको हाइट और विड्थ दे दी। सही है, और मैंने एक स्क्वायर बना दिया। मैं एक और डिव लेता हूँ, सेम यही को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन से। मैंने इसी को कॉपी कर लिया। मेरे पास दो हो गए, लेकिन दोनों में कोई गैप नहीं है। इन दोनों में कोई गैप नहीं है।
तो अभी मैं गैप के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं डिफ के बारे में बता रहा हूँ। तो डिफ के बारे में देखते हैं। मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ तो दोनों की सेम रखी। मैंने कहा इसको जो है ना गोल करना है, तो इसके रेडियस को बढ़ाना है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मेरा क्या काम करता है, मेरे डिफ को या मेरे किसी भी एलिमेंट को राउंडेड करने में मदद करता है, यानी उसके एजेस जो है ना उसको स्मूथ करता है, वो उसको राउंडेड करता है। तो मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस, मेरे पास यूनिट जो है सिलेक्शन की वो पिक्सल्स होती है, तो मैंने कहा कि भाई 10 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस हो जाए। तो देखते हैं भाई 10 पिक्सल्स कितना हुआ। बहुत मामूली सा हुआ, बहुत मामूली से हुआ। 20 पिक्सल्स हो जाए, थोड़ा सा और हो गया। लेकिन मुझे तो पूरा गोल करना है। अच्छा जी, तो इसको पहले देखने के लिए मैं इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि ये नजर आए। अब ज्यादा बेटर लग रहा है ये मुझे। तो मैंने इसका कलर डार्क कर दिया, ये थोड़ा सा गोल हो रहा है। बेसिकली जब मुझे कोई शेप, कोई डेफ को 100% मतलब उसको कंप्लीट सर्किल बनाना है, तो उसका बॉर्डर रेडियस मैं हमेशा देता हूँ 100%। क्या दूंगा? 100%, कि भाई उसका रेडियस जो है ना वो 100% राउंड हो जाए। तो देखिए मेरे पास एक शेप क्या आ गई है, सर्किल की एक शेप आ गई है। तो मतलब एक स्क्वायर शेप आ गई, एक सर्किल शेप आ गई। इसका मतलब क्या है, मैं एक डिफ को एक सर्किल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो इस सर्किल के अंदर आएगा। इस सर्किल के अंदर वो चीज आएगी जो इसके अंदर लिखी जाएगी, जैसे H1 सर्किल। देखिए वो इसके अंदर है, लेकिन मुझे इसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, इसको इसके सर्किल के अंदर दिखाने के लिए। अभी अगर देखा जाए तो इसके एजेस कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं, तो इस हिसाब से ये ड्रिफ्ट के अंदर तो है, लेकिन राउंड रेडियस होने की वजह से वो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है। मैं यही सर्किल यानी स्क्वायर ऊपर वाले ड्रिफ्ट में रखता हूँ, लिखता हूँ। तो H1 मैंने लिया, मैंने कहा स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास स्क्वायर कितना आ रहा है, टोटली मेरे स्क्वायर से यानी मेरे ड्रिफ्ट से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, लेफ्ट से भी और टॉप से भी। इसी तरह सर्किल भी पूरा चिपका हुआ है लेफ्ट से भी और टॉप से भी। बस फर्क क्या है कि वो रेडियस हो गया, इसलिए मुझे वो डिफ के बाहर दिख रहा है। मुझे डिफ के वो कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। तो ये तो थी मेरी डिफ, जो काम करती है किसी भी मल्टीपल टैग्स को अपने अंदर रखने का या कोई शेप क्रिएट करने का। मैं इसके जरिए से शेप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, हाइट विड्थ देके मैं इसमें बहुत काम कर सकता हूँ। अच्छा जी, बात यहाँ पर आती है जब हाइट विड्थ की, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे पिक्सल्स, REM, EM और परसेंटेज ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने CSS में देखा था कि हमारे पास दो किस्म की यूनिट्स थी, एक फिक्स थी और एक रिलेटिव थी। पिक्सल्स, REM, EM, PX, और एक था मेरे ख्याल में PR। ये बेसिकली रिलेटिव होती हैं उसके डिवाइस के साइज के ऊपर। और जो एब्सोल्यूट थी वो कौन कौन सी थी, यानी एब्सोल्यूट या फिक्स्ड कह लो आप उसे, वो इंच थी, सेंटीमीटर था, फीट था, ये सारे कौन से मिलीमीटर था। तो ये सारी कौन सी थी, हमारे पास एब्सोल्यूट या फिक्स यूनिट्स थी, जिसको अगर मैं 2 फीट या 2 इंच अगर मैं उसकी दे दूंगा हाइट या विड्थ, तो वो 2 फीट और 2 इंच ही रहेगा, चाहे डिवाइस कोई सी भी हो। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट या वेट पिक्सल्स में देता हूं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी स्किन के पिक्सल्स पे। 100 पिक्सल्स यहाँ पर इतना बड़ा आ रहा है, हो सकता है LCD पर साइज में इससे बड़ा है, इसके पिक्सल्स की डेप्थ क्वांटिटी ज्यादा होगी इस वाली LCD के मुकाबले में, यानी इस वाली डिवाइस के मुकाबले में। तो उसमें और इसमें फर्क होगा। तो ये कहलाती है रिलेटिव क्वांटिटीज, रिलेटिव यूनिट्स। और एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होती है, मैं इसमें इंच इंच दे दूं या पिक्सल दे दूं। मैं यहाँ पे देखें IN करके इंच भी दे सकता हूँ, 100 इंच। तो 100 इंच बेसिकली आपका आगे तक चला गया, और बल्कि काफी आगे तक चला गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे 10 इंच या, हाँ 10 इंच कर देते हैं। 10 इंच देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है, 10 इंच ही आ रहा है। ये मेरी LCD पे 10 इंच इतना है, तो हो सकता है इससे बड़ी LCD पे हाफ के बराबर हो। जैसे अगर 70 इंच वाली LED हो या 80 इंच वाली LED होगी, तो उस पर हो सकता है वो सिर्फ इतनी ही आ रही हो, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की आ रही हो ये 10 इंच। और मेरी ये वाली LED पे ये ऑलमोस्ट पूरे 100% के बराबर आ रही है, ये 10 इंच, क्योंकि ये एक्चुअल साइज दिखा रहा होता है। 10 इंच कितनी भी जगह घेरे वो 10 इंच ही रहेगा। सही है। तो मैं यहाँ पे इंच नहीं, मैं यहाँ पे रिलेटिव यानी पिक्सल्स वगैरह का यूज करता हूँ, ताकि मेरे पास जो यूनिट है, जो मेरे पास जो शेप है, वो हर LED या LCD हर डिवाइस के मुकाबले में मुताबिक अपने आप को चेंज करता रहे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर और सर्किल दो चीजें ले ली हैं।
बात करते हैं, ये तो डिफ समझ में आ गया, हम डिफ को और भी तरीकों से यूज करेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे हम देख लेते हैं कि मैं आपको बताने वाला था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमने सेलेक्टर के जरिए से मल्टीपल टैग्स को, एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया था और उसके अंदर कलरिंग करी थी, या बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, या टेक्स्ट कलर चेंज किया था। ऐसा ही है। बात यह है कि सर अगर हमारे पास एक शीट में, हमारे पास अगर हम इंटरनल सीएसएस कर रहे हैं और मेरे पास एक शीट में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ और मैंने कहा हेडिंग 1। ठीक है। मैं यहाँ पे हेड के अंदर आया इंटरनल सीएसएस के लिए, मैंने स्टाइल का टैग ओपन किया। स्टाइल का टैग ओपन करने के बाद मैंने H1 यानी सेलेक्टर लिया अपना, डिक्लेरेशन ब्लॉक ओपन करे, प्रॉपर्टी लिखी, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कलर की प्रॉपर्टी ली, मैंने इसको रेड कर दिया और इसका मैंने कहा भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए अपर केस में। ठीक है। मैं जाके देख लेता हूँ, देखो मेरे पास हेडिंग 1 अपर केस में और रेड कलर में आ रही है। ठीक है। अब बात मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एक और मैं H1 लूँ, एक और मैं H1 लूँ जिसका नाम रखूँ मैं हेडिंग 2, लेकिन इसका कलर मुझे कुछ और रखना है। इसका कलर मुझे कुछ और रखना है, लेकिन इसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। वजह, वजह ये क्योंकि मैंने इंटरनल में H1 को क्या दिया हुआ है? रेड कलर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस दिया हुआ है। तो अब मैं इस शीट में यानी day2.html यानी इस पेज में मैं जितने H1 ओपन करूंगा, जितने भी, वो सारे रेड कलर में ही आएंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसका अपर केस ही रहेगा। तो ये रीयूजेबल तो होता है लेकिन आपका लिमिटेड होता है सिलेक्टर। तो अब क्या करें? मुझे एक H1 को दूसरी स्टाइलिंग देनी है, एक H1 को दूसरी स्टाइलिंग देनी है। तो यहां पर मेरे काम आता है क्लास और आईडी। यहाँ पे मेरे पास कौन काम आता है? क्लास और आईडी के एट्रीब्यूट। बेसिकली क्लास और आईडी दोनों से मैं काम कर सकता हूँ, और लेकिन सीएसएस में ज्यादातर काम क्लास के जरिए किया जाता है। कोई शर्त नहीं है कि क्लास के जरिए से ही करें, आप आईडी से भी चाहें तो आईडी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे H1 को क्लास दे देता हूँ। H1 को मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं क्लास में कोई भी नाम रख सकता हूँ, और कोशिश ये करनी चाहिए कि नाम वो रखा जाए जो कि उस H1 या उस टैग के लिए, मतलब उस टैग को जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस H1 को हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं क्लास हेडिंग 1 ही दे दूं तो ज्यादा बेहतर है, या H1 दे दूं तो ज्यादा बेहतर है। हेडिंग 1 दे दूंगा। मैंने कहा भाई ये हेडिंग 1 की H1 है, और ये वाला H1 जो है वो हेडिंग 2 के लिए है। फर्क नहीं पड़ा। वजह क्योंकि मैंने अभी क्लास दी है, लेकिन अभी भी स्टाइल में सेलेक्ट क्या हुआ हुआ है? टैग ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। मुझे हेडिंग 1 जो ये क्लास है ना, सिर्फ हेडिंग 1 को ही रेड कलर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है। मैं यहाँ पे H1 हटा दूंगा। अब मैं जो H1 यानी पहले वाले टैग को कॉल करवाऊंगा ना, वो इसके टैग से नहीं कराऊंगा। अब इसका टैग का नाम H1 तो है, अब इसके साथ साथ इस टैग का नाम हेडिंग 1 भी है। मैंने इस टैग का नाम चेंज कर दिया, या समझ लो एक नाम और ऐड कर दिया बाय यूजिंग क्लास। अब इसके दो नाम है, एक H1 टैग नेम इसका, और एक हेडिंग 1 जो इसका क्लास का नाम दिया मैंने। अब इसको मुझे पुकारने का तरीका क्या है? मैं जब भी कोई क्लास का नाम पुकारूंगा ना, जब भी कोई क्लास का नाम पुकारूंगा तो मैं पहले डॉट लगाऊंगा, यानी अपने सीएसएस को बताऊंगा कि जो अब मैं लिखने वाला हूं वो बेसिकली किसी एलिमेंट की क्लास है। अब जो मैं लिखने वाला हूं वो किसी एलिमेंट की क्या है? क्लास है। मैं लिखूंगा डॉट और अपनी क्लास जो मैंने लिखी है वो लिख दूंगा हेडिंग 1। तो अब मेरी जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ हेडिंग 1 पे अप्लाई होगी। अब उसका हेडिंग 2 से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी सीएसएस अब हेडिंग 1 पे अप्लाई होगी। मैं यहां पर आया, मैंने कहा एंटर डॉट हेडिंग 2 में मुझे अब दूसरी सीएसएस करनी है। फॉर एग्जांपल कलर मुझे करना है ब्लू, और टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे इसकी करनी है अंडरलाइन। उस वक्त ट्रांसफॉर्म किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अंडरलाइन कर रहा हूँ। जाके देखते हैं। देखें, ऊपर वाले का कलर और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज है, नीचे वाले का कलर और डेकोरेशन मैंने ऐड करी है अंडरलाइन। दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइलिंग है, लेकिन दोनों क्या है? H1 ही है। लेकिन मैंने इसके क्लास की मदद से इनके टैग का नाम, इनके एलिमेंट्स का नाम चेंज कर दिया, या इसको कहो कि मैंने एक और नाम इनको दे दिया।
अब मैं इनके सेलेक्टर के यानी इनके एलिमेंट के नाम से नहीं पुकार रहा, मैं इनके क्लास के नाम से इनको पुकार रहा हूँ। इस तरह मैं किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली बुलाकर कोई भी कलर वगैरह दे सकता हूँ। अब मेरा इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे H3 लेता हूँ और इसमें मैं रखता हूँ हेडिंग 3। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सी ब्लैक सी छोटी सी आ रही है। मुझे अगर जो CSS हेडिंग 1 पे अप्लाई हुई हुई है, जो CSS हेडिंग 1 पे अप्लाई हुई हुई है, वही CSS मुझे H3 पर भी चाहिए। जो CSS हेडिंग 1 पे अप्लाई हुई हुई है यानी कलर रेड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, वो मुझे H3 पर भी चाहिए। तो मैं यहां पर ये नहीं करूंगा कि इधर कॉमा लगा के H3 लगाऊं, क्योंकि कॉमा लगा के H3 लगाने पे हो तो जाएगा, लेकिन फिर पेज में जितनी भी H3 है उन सबका कलर भी रेड हो जाएगा, फिर मैं दोबारा H3 इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं इस H3 को भी नाम वही दे दूंगा जो इसका नाम है। मैं क्या करूंगा, मैं इस H3 को क्लास दे दूंगा, वही सेम क्लास जिसमें वो रेड और अपर केस है, यानी हेडिंग 1। जैसे ही मैं क्लास हेडिंग 1 दूंगा, ये भी अपर केस और रेड हो जाएगा। वो जो दो CSS हैं वो इस पर भी अप्लाई हो जाएंगी। मतलब इंटरनल CSS के लिए आपका टैग का होना जरूरी नहीं है जब आप CSS कर रहे हो। मैंने H3 से पहले CSS कर ली थी, बाद में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लास लगाई है, CSS अप्लाई हो गई। मतलब अगर CS क्लास नहीं लगी हुई किसी पे भी, मैं फॉर एग्जांपल इन सब की क्लासेस को मिटा देता हूँ, इन सारी क्लासेस को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो देखो सारे चीजें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई जैसी नॉर्मली होती हैं। लेकिन CSS तो लगी हुई है, तो CSS लगी हुई है, इंटरनेट CSS हुई हुई है इसका, और वो शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि CSS डिलीट हो गई या CSS चली गई। इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास नहीं लगी हुई जिस क्लास के ऊपर आपने अप्लाई किया है। ये बेसिकली मेरी जो इंटरनेट CSS है, ये पूरे पेज में किसको ढूंढ रही है, हेडिंग 1 को ढूंढ रही है, क्योंकि मैंने हेडिंग 1 पे CSS करी है। ये वाली CSS हेडिंग 2 को ढूंढ रही है, लेकिन ना पूरी शीट में हेडिंग 1 है की क्लास है और ना हेडिंग 2 की क्लास है। तो अब देखते हैं, मैंने इसको हेडिंग 2 दिया था ना, अब मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ। मैंने कहा भाई हेडिंग 2 ये है, देखिए ये ब्लू और अंडरलाइन हो गया। जिसको अब मैं जो क्लास दूंगा उसकी CSS लग जाएगी। पहले ये हेडिंग 1 की CSS थी, मुझे ये वाली CSS ऊपर देनी थी, तो मैंने उसको क्या दे दिया, हेडिंग 2 ऊपर दे दिया। और ये हेडिंग 2 की CSS थी, मैंने इसको हेडिंग 1 दे दिया, हेडिंग 1। इस पे वो वाली CSS हो गई जो हेडिंग 1 में थी। तो अब मुझे, मैंने एक क्लास के अंदर जो CSS को बंद किया है, अब उस क्लास में यानी डॉट के बाद जो क्लास का नाम है, उसको मैं कहीं पे भी किसी भी टैग के अंदर उसकी क्लास हेडिंग 1 करूंगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा और वो अपर केस हो जाएगा। चाहे वो पी हो, चाहे वो H5 हो, चाहे वो कोई सा भी टैग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी H1 H2 H3 चल रहा था, मैं यहाँ पे पी का टैग ले लेता हूँ। पी के टैग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई टेस्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसको मुझे रेड कलर करना है, ब्लू कलर करना है और अंडरलाइन करना है। तो ब्लू कलर और अंडरलाइन कौन से क्लास में है, हेडिंग 2 में। मैं बस इस पी को क्या क्लास दे दूंगा, हेडिंग 2 की क्लास दे दूंगा। देखिए वो ब्लू कलर और अंडरलाइन हो गया, ब्लू कलर और अंडरलाइन हो गया। अगर मुझे इसको रेड और ट्रांसफॉर्म करना है तो हेडिंग 1 की क्लास दे दूंगा बस। 2 हटा के मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। देखो रेड कलर हो गया और अपर केस हो गया। तो बेसिकली क्लास के जरिए से मैं स्टाइलिंग को परफॉर्म करवाता हूं इंटरनल CSS में और एक्सटर्नल CSS में भी। क्लियर है? इनलाइन CSS में मुझे क्लास देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो उस टैग के अंदर ही लिख रहा हूं। तो मुझे सेलेक्टर की जरूरत ही नहीं है, जब सेलेक्टर नहीं चाहिए तो क्लास भी नहीं चाहिए। सही है। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि हम ID भी यूज करते हैं, तो क्लास और ID का काम एक ही है। क्लास और ID का काम एक ही है, बस आप क्लास दोगे तो डॉट के साथ सेलेक्ट करवाओगे उसको, और अगर आईडी दोगे, अगर आप आईडी दोगे, हेडिंग सेम आईडी दे देता हूं मैं, हेडिंग 2। सही है। अगर आप आईडी दोगे तो बेसिकली आईडी को आप हैश के साथ सेलेक्ट करवाओगे। क्लास डॉट के साथ होती है, आईडी हैश के साथ होती है। देखो कोई फर्क नहीं आया,
हेडिंग टू यानी ब्लू और जो अंडरलाइन है वो अपनी जगह पर ही है। अगर मैं ये आईडी को हटा दूं तो देखो वो ब्लैक हो गया, मतलब ये आईडी की वजह से आ रहा था। और आईडी की वजह से क्यों आ रहा था? क्योंकि ये आईडी को ढूंढ रहा है हैश की वजह से। हैश की वजह से किसको ढूंढ रहा है? देखो आगे मुझे ऊपर भी दे रहा है, सेलेक्ट स्पेसिफायर और एलिमेंट। एलिमेंट वो एलिमेंट ढूंढ रहा है जिसकी आईडी क्या हो, हेडिंग टू हो। और ये वाली सीएसएस किसको ढूंढ रही है? वो एलिमेंट ढूंढ रहा है जिसकी क्लास हेडिंग वन हो। तो अभी ये हेडिंग टू वाली आईडी ढूंढ रहा हूं, यहाँ पे कोई हेडिंग टू की आईडी नहीं है तो किसी पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे जैसी आईडी लिखूंगा हेडिंग टू की, इसको हेडिंग टू की आईडी मिल गई, यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ये होता है मेरे क्लास के जरिए से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करवाना और उसमें स्टाइलिंग करना। अभी तो बात कर ली थी सिर्फ सेलेक्ट कराने की, अभी तो हमने बात करी सिर्फ सेलेक्ट करानी थी, सेलेक्ट कराने की। अब हम करेंगे इसमें स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग में हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश से मैंने इसको कमेंट कर दिया। ये वाली सीएसएस इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कि जब तक कि मेरे पास क्लास है मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और मेरी ये जो डिव्स हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, वापस से इनेबल कर देता हूँ। मेरे पास ये दोनों डिव्स नजर आ रही हैं, सही है। मैं अब इस डिव को, इसकी डिव की जो सीएसएस है वो यहाँ करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये डिव जो है ना, इंटरनल सीएसएस करूँ मैं इसकी। मैं क्या करूँ? इंटरनल सीएसएस करूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टाइल वाले एट्रीब्यूट को क्या करूंगा, हटाऊंगा और एक क्लास दे दूंगा इसको। क्लास दे दूंगा, क्लास बोलूंगा भाई ये डिव वन है मेरी। ये क्या है मेरी? डिव वन है। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्लास दी है तो मैं क्या लूंगा, डॉट डिव वन। डॉट डिव वन, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सही है। अभी देखो मेरे पास डिव नजर नहीं आ रही। डिव नजर आने के लिए मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना होगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मैं इसको दे देता हूँ बर्लीवुड। ठीक है। अब इसकी हाइट और विड्थ देनी है। मैंने कहा भाई HEIGHT हाइट 100 पिक्सल्स हो जाए और विड्थ क्या हो जाए, 100 पिक्सल। स्क्वायर बनाया मैंने, हो गई। कोई मसला यहाँ पे नहीं हुआ। अभी तक जो मैंने सीएसएस इसके इनलाइन में करी थी, अब मैंने उसको इंटरनल कर दिया। यही सारी सीएसएस मैंने उधर लिखी थी, अब मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। अब मैं दो सीएसएस की प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहले इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं 200 200 कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर नजर आए। सही है, 200 200 मेरी हाइट और वेट हो गया, एक स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये स्क्वायर इस डिस्क के बिल्कुल लेफ्ट से क्या हुआ है, चिपका हुआ है। और टॉप से भी क्या हुआ है, चिपका हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा लेफ्ट से भी आगे हो जाए, इतना चिपका हुआ सही नहीं लग रहा, और टॉप से भी थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो इसको कहते हैं, मेरे पास दो चीजें होती हैं। मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे पास पैडिंग, एक होता है मेरे पास मार्जिन। एक होता है पैडिंग, एक होता है मार्जिन। पैडिंग होता है इंटरनल स्पेस। पैडिंग होता है मेरा इंटरनल स्पेस, मतलब मुझे डिफ के अंदर कोई स्पेस क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो दीवारों से, यानी उसके इंटरनल स्पेस से, मतलब उसकी जो बाउंड्री से, उससे थोड़ा थोड़ा सा गैप आ जाए। तो मैं पैडिंग देता हूँ इंटरनल स्पेस के लिए। मैं क्या देता हूँ, पैडिंग देता हूँ। मैंने कहा भाई पैडिंग, अब इसको पिक्सल्स में देते हैं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई 10 px। देखो चारों तरफ से 10 10 px ये अंदर आ गया। चारों तरफ से 10 10 px क्या हो गया, स्क्वायर अंदर आ गया। अभी मैं देखूं मार्जिन क्या होता है भाई, तो मार्जिन होता है जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूं उसके बाहर का स्पेस। मैं चाहता हूं कि दूसरी जो चीज है जो इसकी बाउंड्री से बाहर से टच हो रही है उसमें कोई फर्क आए। जैसे अभी ये जो पूरा डिव है वो मेरे इस वाले एज से यानी लेफ्ट से चिपका हुआ है और टॉप से चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ ये मेरे डिव थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले, अंदर से थोड़ा सा स्पेस, आउटर स्पेस क्रिएट हो जाए, तो वो कहलाती है मार्जिन। मैंने कहा भाई मार्जिन 10 px, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ गया। मैं 20 px करता हूँ इसको, बल्कि 30 कर लेता हूँ ताकि ज्यादा नजर आए। देख रहे हो, जो बिल्कुल लेफ्ट और टॉप से चिपका हुआ था
वो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ गया। अब आपको सही मायनों में अगर देखना है मार्जिन और पैडिंग क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ F12 दबा के। और ये वाला जो मेरा आइकन है बेसिकली ये मुझे बताता है कि कौन से एलिमेंट में, मतलब जिसके ऊपर मैं होवर किया हुआ हूँ वो एलिमेंट कौन सा है, उसकी कोडिंग क्या है, उसमें मार्जिन और पैडिंग क्या है, वो सब मुझे शो कराता है। मैंने इस पे ओके किया। अब जैसे मैं डिफ पे होवर कर रहा हूँ, जैसे मैंने डिफ पे होवर किया, तो जो ऑरेंज वाला बाउंड्री आ रही है, जो ऑरेंज वाली बाउंड्री है वो बेसिकली मेरा मार्जिन है। और जो ये ग्रीन कलर आ रहा है, ये चारों तरफ जो ग्रीन कलर आ रहा है ये मेरी पैडिंग है। और इन दोनों के बीच में जो एक लाइन चली जो इन दोनों को डिवाइड कर रही होगी, वो मेरे डिफ का एक्चुअल साइज है। मेरे डिफ का एक्चुअल साइज कहाँ है, ये इन दोनों के बीच में है। मेरा ग्रीन इंटरनल स्पेस आ रहा है और ऑरेंज आउटर स्पेस आ रहा है। सही है। तो मतलब पैडिंग से इंटरनल स्पेस आता है और मार्जिन से आउटर स्पेस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैडिंग मेरे पास कम है, मैं पैडिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा पैडिंग भी क्या हो जाए, 30 px हो जाए, तो देखिएगा ग्रीन वाली चीज बढ़ जाएगी, इंटरनल स्पेस और बढ़ गया और मेरा स्क्वायर और बीच में आ गया। अब ये जो ब्लू वाला स्पेस होता है ये वो जगह है जहां पे कोई बंदा लिख सकता है। ग्रीन वाली जगह जो है वो पैडिंग है, क्योंकि चारों तरफ है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख सकता। और ये ऑरेंज वाला स्पेस है वो मार्जिन है, जो वहां पे कोई और एलिमेंट इसके करीब नहीं आ सकता, इतना करीब नहीं आ सकता। जो भी आएगा वो इस ऑरेंज के बाहर आएगा, इस ऑरेंज जो ऑरेंज जहां तक था उसके बाद आ सकता है, उसके पहले नहीं आ सकता, इसके करीब नहीं आ सकता। जैसे कि ये देखो, मेरा ये जो सर्किल है, मेरा सर्किल ऑरेंज के बिल्कुल बाउंड्री पे लगा हुआ है, मेरे डिफ की बाउंड्री पे नहीं लगा हुआ। अब मैं अगर इसको हटाऊं, देखो मेरे डिफ की बाउंड्री पे जो पहले लगा हुआ था अब ये डिफ की बाउंड्री पे नहीं लगा हुआ, अब वो मेरे स्क्वायर से थोड़ा सा दूर हो गया। और अगर देखूं तो कितना दूर हो गया, मेरे मार्जिन के बराबर दूर हुआ है। मेरे स्क्वायर को और से देखो, स्क्वायर पे जैसे ओवर करूंगा तो मेरा स्क्वायर से मार्जिन बाहर की तरफ शुरू हो रही है और पैडिंग अंदर की तरफ शुरू हो रही है। क्लियर है। तो पैडिंग और मार्जिन का ये फर्क है कि पैडिंग इंटरनल स्पेस होता है, मार्जिन एक्सटर्नल यानी आउटर स्पेस होता है, इनर स्पेस और आउटर स्पेस। बात यह है कि सर मैंने पैडिंग लगाई चारों तरफ स्पेस आ गया, मैंने मार्जिन लगाई चारों तरफ आउटर स्पेस आ गया। अगर मैं किसी एक जगह को स्पेस देना चाहूँ, मतलब मैं सिर्फ टॉप पे पैडिंग देना चाहता हूँ या टॉप पे मार्जिन देना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट पे देना चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट पे देना चाहता हूँ मार्जिन या पैडिंग, मैं राइट पे देना चाहता हूँ मार्जिन या पैडिंग, मैं बॉटम पे देना चाहता हूँ मार्जिन या पैडिंग, तो मैं यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग के आगे हाइफन लगा के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मार्जिन भी लेफ्ट ही लगा लेता हूँ, तो देखिएगा दोनों ग्रीन और ऑरेंज कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट पे ही आ रहे हैं। मेरा ये स्क्वायर की बाउंड्री है जहां से इंटरनल स्पेस पैडिंग आ गई और आउटर स्पेस मेरी मार्जिन आ गई। मैं अगर इन दोनों को टॉप कर दूं तो देखो मेरे पास पैडिंग अब टॉप पर है और मार्जिन भी टॉप पर आ रही है। मैं अगर इन दोनों को राइट कर दूं तो मेरे पास दोनों चीजें अब कहाँ पर हैं, राइट की साइड पर हैं। और अगर मैं इन दोनों को ही बॉटम कर दूं, मेरे पास अब ये दोनों चीजें कहाँ आ रही हैं, बॉटम पे आ रही हैं। क्लियर है। ब्लू स्पेस अब मेरा खाली है और बॉटम पे मेरे पास आ रहा है मार्जिन भी और पैडिंग भी। अच्छा सर, अब मैं जो जो ये बॉडी है, बॉडी पे मैं होवर कर रहा हूं तो मुझे एक चीज और पता चल रही है कि बॉडी पे भी थोड़ी सी मार्जिन लगी हुई है, ऑरेंज वाला बॉर्डर आ रहा है, मतलब बॉडी पे मार्जिन लगी हुई है। H1 पे होवर कर रहा हूं तो H1 के ऊपर भी मार्जिन लगी हुई है, नीचे भी मार्जिन लगी हुई है, मैंने तो H1 को मार्जिन दी ही नहीं। मैं इस वाले H1 पे जा रहा हूँ तो इस पे भी मार्जिन ऊपर भी है नीचे भी है। इस डिफ पे कोई मार्जिन कोई पैडिंग नहीं है, देखो सब कुछ ब्लू आ रहा है। सही है। तो ये जो H1 पे मार्जिन आ रही है, ये जो बॉडी के ऊपर मार्जिन आ रही है, ये जब मैंने दी ही नहीं तो ये आई कहाँ से। तो भाई एच टी एम एल में हमारे HTML5 में और दूसरे वर्जन्स में भी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट कुछ टैग्स हैं, कुछ क्या तकरीबन सारे टैग्स उसमें पैडिंग और मार्जिन खुद से दी हुई है, बाय डिफॉल्ट होती है थोड़ी थोड़ी।
तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे सबकी बाय डिफॉल्ट जीरो करनी है, सबकी बाय डिफॉल्ट जीरो करनी है, कि भाई जिसको पैडिंग या मार्जिन मैं दूं उसकी पैडिंग और मार्जिन आए, बाकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, सब कुछ जीरो, मतलब किसी की कोई पैडिंग या मार्जिन ना हो। अभी मैं दोबारा दिखा देता हूं, देखो H1 में भी मार्जिन आ रही है ऊपर नीचे, सर्कल में भी मार्जिन आ रही है ऊपर नीचे, और मेरे बॉडी में भी चारों तरफ एक मार्जिन आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा स्टाइल के टैग में। जब मैं ऑल की बात करूं, पूरे सब चीज की, तो मैंने सर्च में भी बताया था कि ऑल बेसिकली एक सैम्बल से डिनोट होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेरिक। हमने सर्च की फील्ड में भी अगर मुझे कोई ऐसा फाइल चाहिए जिसका नाम नहीं पता, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक डॉट और उसका एक्सटेंशन लिख देता हूँ। जैसे स्टैटिक डॉट HTML लिखूंगा तो तमाम HTML की फाइलें आ जाएंगी, भले उसका नाम कुछ भी हो, क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया, मैंने स्टैटिक को क्या कह दिया, ऑल। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑल। मैंने कहा भाई ऑल, मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्टेड कौन है, सब कुछ, HTML का हर एलिमेंट सेलेक्टर है अब मेरा स्टैटिक की मदद से। मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करा। अब इसके अंदर जो मैं स्टाइलिंग दूंगा, तो ये HTML में जितने एलिमेंट मैं यूज करूंगा सब पे लगेगी। तो इसमें मैं ना कलर देता हूँ, ना ट्रांसफॉर्म देता हूँ, ना कुछ और देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें दिया तो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। मैं इसमें से तीन चीजें देता हूँ। तीन चीजें क्या है, पैडिंग जीरो, ताकि बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, पैडिंग जीरो हो जाए सबकी। मार्जिन जीरो, बाय डिफॉल्ट सबकी मार्जिन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, उसकी जो बॉक्स की साइजिंग है, यानी मेरे कंटेंट जो बॉक्स है उसकी साइजिंग क्या हो जाए, बॉर्डर बॉक्स हो जाए, यानी उसकी जो उससे एक मार्जिन ऑफ पैडिंग आ रही होती है वो भी खत्म हो जाए। अब जाके देखते हैं। तो देखो सारी चीजें मेरे ऊपर लग गई, बॉडी पे मैं होवर किया हुआ हूँ, कोई मार्जिन नजर आ रही है साइडों में, जो पहले आ रही थी चली गई। H1 पर आया मैं, H1 पे कोई मार्जिन आ रही है, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, H1 में कोई मार्जिन आ रही है ऊपर और नीचे, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट सबकी मार्जिन और पैडिंग जा चुकी है, बाय डिफॉल्ट सबकी चली गई। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहता हूं, इसको वापस से बंद करते हैं। मेरा जो ये बॉक्स है अब ये बिल्कुल दीवार से क्या हो गया, मेरी बिल्कुल डिवाइस से चिपक गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये div1 है, इसकी मार्जिन बॉटम नहीं, इसका टोटल मार्जिन ही 30 px हो। अब देखो ये दीवार से थोड़ा सा आउटसाइड हो गया, बाहर हो गया, लेकिन स्क्वायर जो है ना इसके बाउंड्री से क्या हुआ हुआ है, चिपका हुआ है, क्योंकि मैंने पैडिंग इसकी बॉटम में दी है। और पैडिंग बॉटम में तो आई हुई है, लेकिन बॉटम तक कोई सामान आया नहीं, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो कहाँ से उसको वो करे। तो मैं इस स्क्वायर के लिए पैडिंग या तो दूंगा ऊपर, या तो दूंगा चारों तरफ। पैडिंग 30 px, चारों तरफ हुई तो स्क्वायर इधर से भी 30 px आ गया आगे, और इधर से भी 30 px आ गया नीचे की तरफ। अब देखो, मैं स्क्वायर को नीचे लाने के लिए अपने डिफ को पैडिंग भी दे सकता हूँ, और अपने H1, क्योंकि स्क्वायर H1 में लिखा हुआ है ना, H1 को मार्जिन भी दे सकता हूँ। H1 का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब क्या होगा, बाहर का स्पेस, आउटर स्पेस। तो H1 के लिए बाहर का स्पेस होगा, वो नीचे आ जाएगा। और अगर मुझे डिफ को देना है तो मैं पैडिंग दूंगा, ताकि स्क्वायर जो है वो क्या हो जाए, आगे निकल जाए। स्क्वायर क्या निकल जाए, नीचे आ जाए, आगे हो जाए। तो मैं स्क्वायर को पैडिंग दूंगा, और अगर मुझे स्क्वायर पे नहीं H1 में लगाना है CSS, तो स्क्वायर को मैं क्या दूंगा, मार्जिन। मैं H1 को क्या दूंगा, मार्जिन दूंगा। ये बात क्लियर हो रही है कि मैं डिफ को पैडिंग दूंगा अगर अंदर का कंटेंट मुझे आगे लाना है, और अगर मुझे कंटेंट में कुछ चेंजेस करनी है या कंटेंट को आगे पीछे करना है, मैं कंटेंट को मार्जिन या पैडिंग दूंगा। मैं यहाँ पे जैसे अभी स्क्वायर की जो पैडिंग है, इनसाइड इंटरनल स्पेसिंग है, वो कर देता हूँ डिलीट। इंटरनल स्पेसिंग डिलीट हो गई, ये स्क्वायर क्या हो गया, जो H1 है मेरा क्या हो गया, चिपक गया बाउंड्री से। मैंने यहाँ पर आया, H1 को कोई वो नहीं दिया हुआ, क्लास नहीं दी हुई। मैंने कहा भाई क्लास, और इस क्लास का नाम रख देते हैं H1 ही रख देते हैं। सही है, इस क्लास का नाम क्या रख दिया, H1। मैंने हेडिंग 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हेडिंग 1 की ऑलरेडी क्लास ली हुई है, और अगर हेडिंग 1 लूंगा तो ये रेड भी हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। वैसे चलो कर देते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने H1 की जगह पे क्या कर दिया, इसको हेडिंग 1।
अब मेरा जो ये स्क्वायर है, रेड भी हो गया और अपर केस भी हो गया। क्यों? क्योंकि हेडिंग वन की पहले से सीएसएस दी हुई थी मैंने, एक सीएसएस दी हुई थी, लेकिन अभी भी ये चिपका हुआ तो है, अभी भी ये चिपका हुआ है। तो मैं इसको बोलूंगा भाई, स्क्वायर का आउटर स्पेस चाहिए मुझे, स्क्वायर का आउटर स्पेस चाहिए, तो मैं बोलूंगा मार्जिन, और जितना स्पेस चाहिए यानी 20 px तो 20 px, 30 px तो 30 px, मैंने जीरो लिख दिया शायद, 20 px आ गया। मैं 30 करता हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, मतलब साइड में आ रहा है। मैं मार्जिन बॉटम और टॉप अलग अलग कर लेता हूँ, दोनों तरफ लग गया है। मार्जिन टॉप 30 px। अरे मैं गलत जगह क्यों दे रहा हूँ? ये तो 30 px ही है, इधर मुझे मार्जिन देनी है ना। टॉप से आ रही है, देखो 30 px चारों तरफ लगा हुआ है, स्क्वायर के चारों तरफ 30 px लगा हुआ है। लेकिन अगर स्क्वायर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने डिफ को बोलोगे पैडिंग टॉप, ऊपर से नीचे लाने के लिए 30 px। अब स्क्वायर कहाँ गया? नीचे आ गया, देख रहे हो? स्क्वायर में पैडिंग टॉप आई हुई है, और ये वाला जो H1 है इसमें मार्जिन आई हुई है चारों तरफ 30 px की, इसलिए दो दफा नीचे आया, एक इसका और एक इसका। H1 के अंदर इंटरनल स्पेस कैसे दूंगा मैं? टैक्स के अंदर इंटरनल स्पेस का क्या मतलब होता है? कुछ है ही नहीं अंदर, एक बॉक्स है तो उसका होता है आउटर स्पेस और इनर स्पेस। टैक्स का इनर स्पेस क्या होगा? अंदर क्या एक्सपेंड होगा वो? अंदर तो एक्सपेंड नहीं हो सकता वो, इसलिए टैक्स का मैं पैडिंग नहीं देता। मैं बेसिकली पैडिंग यूज करता हूँ हमेशा कंटेनर की। ये एक कंटेनर में ही खाली स्पेस होता है अंदर, टैक्स में खाली स्पेस होता नहीं है। टैक्स का बाहरी स्पेस तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन इनर स्पेस में डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये थी पैडिंग और मार्जिन। अब बात कर लेते हैं टैक्स के थोड़े से और हमारे पास स्टाइलिंग होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हेडिंग वन है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया था, मैं मार्जिन यहाँ पे लगी रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट अलाइन भी है, जो कि क्या कर देता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, सेंटर में आ गया। ये क्या आ गया? सेंटर में आ गया। अब आपको पता नहीं चला होगा ये सेंटर में आया नहीं आया, तो मैं हेडिंग की क्या हटा देता हूँ, मार्जिन को हटा देता हूँ, क्योंकि मार्जिन की वजह से ऐसा लग रहा है कि पहले से आया हुआ है। फिर भी देखो कहाँ पर है, टेक्स्ट सेंटर में, मार्जिन हटाने के बाद भी, मार्जिन हटाने के बाद भी वो सेंटर में। अगर मैं इसको राइट करता हूँ, कहाँ लग गया? राइट। बात समझ में आ रही है? टेक्स्ट अलाइन में इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको मैंने सेंटर कर दिया। टेक्स्ट में मेरे पास और क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन तो आपने देख ही लिया। टेक्स्ट डेकोरेशन से आप अंडरलाइन लेकर आते हो, लाइन थ्रू लेकर आते हो। लाइन थ्रू का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू, जो एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था। इसके अलावा आपके पास अंडरलाइन आती है। टैग को सेंटर करने के लिए कोई सिंपल टैग नहीं है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं, प्रिंटेड के बिना अगर हम सेंटर करना चाह रहे हैं जितनी ज्यादा मार्जिन पर पैडिंग करनी पड़ती है, तो ये सिंपल टैग से सेंटर नहीं होता। अगर आप सेंटर करना चाह रहे हो तो उसमें दूसरी स्टाइलिंग वगैरह होती है, जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है वो। डिस्प्ले फ्लैग्स हम बाद में बात करेंगे। अभी सिंपल अगर मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर से कर सकता हूँ, वर्टिक वो हॉरिजॉन्टली सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर से मैंने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया इसको।
वर्टिकली के लिए मैं उसको या तो अभी तो कह दूंगा मार्जिन, और इसके अलावा मेरे पास किसी भी एलिमेंट को किसी डिफ के सेंटर में लाने के टोटल तीन तरीके होते हैं। हम तीनों तरीके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तीनों तरीके हम उसमें देखेंगे, हम उसमें डिस्प्ले फ्लैग्स भी देखेंगे, डिस्प्ले ग्रिड भी देखेंगे, और हम उसके अंदर पोजीशन भी देखेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया अंडरलाइन। यहाँ पे हम टेक्स्ट की थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ गया मेरे पास। टेक्स्ट की मेरे पास और कौन सी CSS है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हम देख चुके हैं। शेडो एंड डेन हम बाद में कभी देख लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अभी हम सिर्फ जनरल जनरल देख रहे हैं। जैसे फॉन्ट साइज, मुझे किसी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 50 px, स्क्वायर बड़ा हो गया, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ज्यादा बड़ा हो गया, बाहर निकलना है, मैं 40 कर दूंगा। ठीक है, 40 हो गया। फिर फॉन्ट का फैमिली, फॉन्ट फैमिली, मेरे पास ये सारी फैमिलीज आ रही हैं, और मैं अलग से फैमिली वहां से इंस्टॉल भी कर सकता हूँ बाहर से, तो मैं उसको इंस्टॉल भी करना सिखाऊंगा। अभी मैं टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन मैंने फैमिली रख दी। देखो फैमिली स्टाइल क्या हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। मैं एरियल करना चाहूँ तो मैं एरियल भी कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर आके मैंने एरियल सेलेक्ट कर लिया। अब फॉन्ट फैमिली क्या हो गई, एरियल हो गई है। फिर मेरे पास फॉन्ट में क्या क्या है, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में बेसिकली हम इसको बोल्ड करते हैं, तो यहाँ पे सारे वेट्स लिखे हुए आ रहे हैं, और डायरेक्ट बोल्ड का बटन भी आ रहा है। मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा। सही है। मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पे आता हूँ, तो फॉन्ट स्टाइल में मेरे पास इटैलिक, नॉर्मल और ऑब्लिक, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने इटैलिक करना चाहता हूँ, मैं इटैलिक कर सकता हूँ। तो मेरा ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इटैलिक हो गया है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन से CSS चेंज उसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास और भी काफ़ी सारी CSS हैं जो कि टैग्स की हैं, डिव की हैं, और बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो अभी के लिए आप बस इन चीज़ों की प्रैक्टिस रखें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी का काम करेंगे।